नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे प्रकरण पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं जो शिक्षा शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण भी है और बहुत सारे विद्यार्थियों को इस प्रकरण के संदर्भ में बहुत सारी दुविधाएं भी रहती है। लेकिन परीक्षा उपयोगी सामग्री के रूप में और परीक्षा की निकटता को देखते हुए सारांश रूप में मैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में बताना चाहूँगा। कई परीक्षाओं में ये टॉपिक सिलेबस में होता है, तो हमारे रीट जैसे एग्जाम में ये हिडन टॉपिक के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस में भले ही स्पष्टतः ब्लूम टैक्सोनॉमी का जिक्र नहीं हो। तो आप सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या सवाल परीक्षा में आता है। और बहुत ज्यादा गहराई में हमें नहीं जाना है, हमें उतना ही याद करना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तो आज का हेडिंग लगा दीजिएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी अमेरिका के मशहूर विद्वान, मशहूर शिक्षा शास्त्री, मशहूर स्कॉलर मिस्टर बेंजामिन ब्लूम, जिनकी चर्चा मैं यहां पर करने वाला हूं, मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम, मिस्टर बीएस ब्लूम। कहते हैं मिस्टर बीएस ब्लूम, ये इन्होंने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर काम किया। अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अब अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मतलब क्या है और उसके वर्गीकरण का मतलब क्या है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण ये मिस्टर बीएस ब्लूम ने किया, मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम ने किया। आमतौर पर आप अनुदेशन की चर्चा जब हम करते हैं तो अनुदेशन का मतलब होता है विशेष रूप से कक्ष के जो उद्देश्य है। कक्ष में कोई विशेष प्रकरण पढ़ाया जा रहा है और उस विशेष प्रकरण पढ़ाते समय आप किसी बालक में किस अंतिम वांछित व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मतलब क्या है? अनुदेशन के उद्देश्य। और अनुदेशन का मतलब क्या है? अनुदेशन का मतलब है कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच में जो संवाद हो रहा है और कक्षा के अंदर शिक्षक और छात्र के बीच में जो संप्रेषण हो रहा है, यह संप्रेषण किसी विशेष प्रकरण पर, जो कक्षा में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस विशेष प्रकरण पर हो रहा है। और उस विशेष प्रकरण पर जब संवाद होगा तो कक्षा के अंदर शिक्षक और छात्र के बीच में जो संप्रेषण होगा, किसी विशेष प्रकरण पर वो संप्रेषण होगा और विशेष प्रकरण पर होने वाले उस संप्रेषण के अंदर वो शिक्षक छात्र में किस अंतिम व्यवहार के सृजन की अपेक्षा रखता है, किस वांछित व्यवहार के सृजन की अपेक्षा रखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज मैं आपको बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा आपसे जो अनुदेशन हो रहा है, माना कि ये ऑनलाइन एजुकेशन है लेकिन ऑफलाइन में शिक्षक और छात्र के बीच में कम्युनिकेशन होता है, टू वे होता है, सवाल भी शिक्षक पूछता है, बच्चे जवाब भी देते हैं। तो बीएस ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया वो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। और अनुदेशन का मतलब क्या है? क्लास रूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है और वो कम्युनिकेशन किसी विशेष टॉपिक पर हो रहा है। आपको एक बात मैं बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आमतौर पर आप लक्ष्य पढ़ते हैं, उद्देश्य पढ़ते हैं, और कई किताबों में आपको ध्यान हो, लक्ष्य के लिए अंग्रेजी में शब्द एम्स है, उद्देश्य के लिए अंग्रेजी में शब्द ऑब्जेक्टिव्स है। कई किताबों ने लक्ष्य को हिंदी में उद्देश्य लिख दिया तो उद्देश्य की जगह फिर प्राप्य उद्देश्य लिख देंगे। एक ही बात है, आपको दो शब्द यूज करने हैं, चाहे आप लक्ष्य और उद्देश्य यूज करो, चाहे उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य यूज करो। अंग्रेजी में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब मैं लक्ष्य और उद्देश्य दो शब्दों की बात करता हूं तो लक्ष्य शिक्षा के होते हैं, लंबे होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हम एक अच्छे मानव का निर्माण करेंगे, हम भारत देश के अच्छे नागरिक का निर्माण करेंगे, तो सीधी सी बात है वो नागरिक कोई एक दिन में तो बनेगा नहीं, वो 20-25 साल की शिक्षा के बाद अच्छा नागरिक बनेगा। और वो दूरगामी भी है और वो पूर्ण प्राप्य कभी है भी नहीं। हम कितना भी पढ़ा ले, 100% आदर्श नागरिक का निर्माण करना संभव नहीं। 100% आदर्श नागरिक वो बन नहीं सकता।
तो इसका मतलब लक्ष्य यानी एम्स ये दूरगामी भी है, ये अप्राप्य भी है और ये लंबे सतत प्रयासों का परिणाम होगा। लेकिन उद्देश्य जो होते हैं ना वो लक्ष्य की तुलना में थोड़े संकुचित होते हैं, वो प्राप्य होते हैं। जैसे हम कोई क्लास के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, उसका कोई पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंदर जो टॉपिक उसको पढ़ाए जाएंगे उसमें कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन हम बच्चे में लाना चाहते हैं और वो व्यवहारगत परिवर्तन उन टॉपिक्स को पढ़ाने से आ सकते हैं। मान लो जैसे कोई किताब है राजस्थान सामान्य ज्ञान की, राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल के अंदर 4, 5, 7 टॉपिक किताब के अंदर है, तो किताब लिखते समय यह अपेक्षा की गई है कि इन टॉपिक से रिलेटेड बच्चे में व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे और वो आ सकते हैं, वो प्राप्य है। तो ऐसी स्थिति में वो अंग्रेजी में कहलाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो एम्स दूरगामी है, 20-25 साल में वो भी पूरे नहीं आते। ऑब्जेक्टिव्स साल भर में, 6 महीने में एक किताब पढ़ने से व्यवहारगत परिवर्तन आ जाएंगे। लेकिन उद्देश्य का भी संकुचित रूप, उद्देश्य का भी छोटा रूप, उद्देश्य का भी छोटा रूप हम अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को कहते हैं। क्योंकि अनुदेशन जो है ना, एक पर्टिकुलर क्लास में 40 मिनट की एक कक्षा में टीचर अंदर आया, बोर्ड पर लिखना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, बच्चों ने सवाल पूछे, टीचर ने समस्या का समाधान किया और इस दरमियान बच्चे में क्या व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहते वो आ सकते हैं। आपको ध्यान हो, लक्ष्य से छोटे उद्देश्य और उद्देश्य से भी छोटे अनुदेशनात्मक उद्देश्य। और इन्हीं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण का प्रयास किसने किया? मिस्टर B.S. ब्लूम ने किया। इन्हीं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? मिस्टर B.S. ब्लूम ने किया। वापस समझना, लक्ष्य दूरगामी है, लक्ष्य शिक्षा के है, उद्देश्य निकटगामी है, उद्देश्य शिक्षण के है। लेकिन शिक्षण के उद्देश्य है, किताब के उद्देश्य है, क्लास के उद्देश्य है, लेकिन उन्हीं उद्देश्यों को एक पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर टॉपिक तक सीमित कर ले और टीचर और स्टूडेंट के संवाद तक सीमित कर ले, तो ऐसे उद्देश्यों को हम क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। और इन्हीं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण का प्रयास किसने किया? मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम ने किया। ठीक है, अब एक बात और ध्यान देना, मिस्टर ब्लूम जब इस प्रकार का प्रयास करते हैं, मिस्टर B.S. ब्लूम ने इस प्रकार का प्रयास जब किया, तो मैं बताना चाह रहा हूं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो मिस्टर B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया, इस वर्गीकरण के अंदर मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम, जिन्होंने अधिगम की जो प्रक्रिया चलती है, ये प्रक्रिया किसी पाठ्य पुस्तक या अधिगम अनुभवों के द्वारा किसी विद्यार्थी में व्यवहारगत परिवर्तन लाने का हम प्रयास किस प्रकार करेंगे, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। और अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण करते समय मिस्टर B.S. ब्लूम उन्होंने ये माना कि मानव का जो व्यवहार होता है उसके 3 पक्ष होते हैं। मानव के व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं और इसीलिए अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को भी 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। एक ज्ञानात्मक है, एक भावात्मक है और एक मनोप्रेरणात्मक या मनोक्रियात्मक है। मनोप्रेरणात्मक कह दो या क्रियात्मक कह दो। आपको जानकारी हो, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा यानी साइकोमोटर या मनोक्रियात्मक या क्रियात्मक, ये कह दो, मानव के व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। और मानव के व्यवहार के 3 पक्षों के आधार पर ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य है, अनुदेशन के जो उद्देश्य है, पढ़ाने और सीखने के जो उद्देश्य है, उनका भी वर्गीकरण 3 भागों में किया। आपको जानकारी हो, मानव व्यवहार के 3 पक्ष है, इसीलिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी 3 प्रकार के होंगे। ये मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम और उनके सहयोगियों ने ऐसा माना। अब आपके सामने एक बात यह भी बताना चाहूंगा, मिस्टर B.S. ब्लूम को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि उन्होंने यह वर्गीकरण किया। देखिए, मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम जो थे ना, ये अमेरिका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर थे मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम। मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम शिकागो यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर थे और ऐसा कहते हैं, आपको जानकारी हो
ऐसा कहते हैं कि 1948 के अंदर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो कन्वेंशन बोस्टन में हुआ, उसमें विभिन्न प्रकार के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण को टारगेट करके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो एग्जामिनर्स है उनकी बैठकों के आयोजन का सिलसिला प्रारंभ किया गया। लगातार ये बैठकें चली और 1956 के अंदर कहते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स की जो कमेटी थी, और जिसके उस कमेटी की तरफ से बताना चाहूंगा मिस्टर BS ब्लूम, उनके सानिध्य में, उनके संपादन में एक बहुत ही मशहूर किताब का एक छोटी सी हैंडबुक का विमोचन किया गया। और उस विमोचन की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या था? उसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक 1 कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मतलब संज्ञानात्मक उद्देश्य के सिलसिले में, क्योंकि मिस्टर BS ब्लूम ने इन तीनों ही उद्देश्यों के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया? संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक उद्देश्य पर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में मिस्टर BS ब्लूम और उनके सहयोगियों ने बांटा। BS ब्लूम और उनके सहयोगियों ने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों के अंदर बांटा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणात्मक। और क्यों बांटा? क्योंकि मानव व्यवहार के भी कितने पक्ष होते? 3 पक्ष होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों 1956 के अंदर कहते हैं, 1956 के अंदर एक कमेटी, वो कमेटी थी एग्जामिनर्स ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो एग्जामिनर्स थी उनकी कमेटी थी। और उस कमेटी की तरफ से एक किताब का जो है वो विमोचन किया गया। और आपको जानकारी हो उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक, आपको जानकारी हो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक 1, पहली हैंडबुक। ब्लूम और उसके सहयोगियों ने पहली हैंडबुक निकाली थी, और यह निकाली थी कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर, मतलब संज्ञानात्मक डोमेन के ऊपर, कॉग्निटिव डोमेन। आपको जानकारी हो, अगर कभी परीक्षा में पूछ भी ले कि मिस्टर BS ब्लूम ने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में कौन से उद्देश्य पर सर्वाधिक बल दिया, तो BS ब्लूम खुद बल देते थे संज्ञानात्मक उद्देश्य पर, कॉग्निटिव डोमेन पर। उनकी पहली हैंडबुक का नाम यही है, उनकी पहली हैंडबुक का नाम यही है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक 1 कॉग्निटिव डोमेन। दूसरी जो हैंडबुक आएगी ना, वो हैंडबुक सेकंड, वो आएगी अफेक्टिव डोमेन पर, भावात्मक पर। पहली जो उनकी किताब आई 1956 के अंदर इस किताब का विमोचन हुआ। और ये किताब, ये जो छोटी सी हैंडबुक थी, ये हैंडबुक अपने आप में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में मील का पत्थर साबित हुई, मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि यहां से सफर शुरू हुआ अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण का। और तब मिस्टर BS ब्लूम ने इस किताब के माध्यम से, आपको जानकारी हो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के तो 3 रूप है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणात्मक। लेकिन इस किताब के अंदर उन्होंने जो सब डिवीजन किया, सब टैक्सोनॉमी दी, वो दी ज्ञानात्मक उद्देश्य की। क्योंकि आपको जानकारी हो अभी भावात्मक और मनोप्रेरणात्मक या क्रियात्मक का वर्गीकरण नहीं हुआ है। 1956 के अंदर मिस्टर बेंजामिन S ब्लूम ने अनुदेशनात्मक उद्देश्य का जो वर्गीकरण किया था, और जिसमें उन्होंने 3 रूप माने थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक। इसमें जो और आगे वर्गीकरण किया वो कौन से उद्देश्यों का किया? वो किया ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। वो कौन से उद्देश्यों का किया? ज्ञानात्मक उद्देश्यों का किया। ज्ञानात्मक कह दो, और नहीं तो आप संज्ञानात्मक भी कह दो। अब संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण मिस्टर बेंजामिन S ब्लूम के द्वारा किया गया। अब देखिए, परीक्षा की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीजें ना, वो महत्वपूर्ण चीजें सबसे पहले आपके जहन के अंदर आनी चाहिए। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि मिस्टर BS ब्लूम ने जब संज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया, तो संज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसका जो वर्गीकरण किया, चाहे आप ज्ञानात्मक कह दीजिए, चाहे संज्ञानात्मक उद्देश्य कह दीजिए,
इसका वर्गीकरण कितने भागों के अंदर किया? 6 भागों के अंदर किया। कौन से 6 भाग है? निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाते हुए। सबसे नीचे आपको जानकारी हो, सबसे नीचे पहले नंबर पे ज्ञान, सबसे नीचे ज्ञानात्मक ज्ञान। ज्ञान के बाद दूसरे नंबर पर बोध, बोध निम्न से थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है। फिर थोड़ा और ऊंचा जाएंगे, तीसरा नंबर प्रयोग, क्योंकि देखिए ये क्रमागत है। उन्होंने कहा था पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग। प्रयोग के बाद चौथे नंबर पर विश्लेषण, चौथे नंबर पर विश्लेषण। विश्लेषण के बाद 5वें नंबर पर संश्लेषण, 5वें नंबर पर क्या है? संश्लेषण। और 6ठे नंबर पर क्या है? मूल्यांकन। 6ठे नंबर पर क्या आएगा? मूल्यांकन आएगा। ध्यान देना, परीक्षा में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि बीएस ब्लूम के वर्गीकरण में निम्न से उच्च स्तर तक संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में आगे बढ़ रहा है। निम्न से उच्च, ध्यान दीजिएगा, निम्न से उच्च स्तर पर जाते हुए संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो ज्ञान, फिर अवबोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद में क्या आ जाएगा? मूल्यांकन आ जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग के अंदर बिठाइएगा, नहीं तो क्या होगा, अक्सर विद्यार्थी जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। परीक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग में रखनी है। अब मिस्टर बीएस ब्लूम, मिस्टर बीएस ब्लूम जिन्होंने संज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया, और मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि संज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने किया, और बीएस ब्लूम ये जो निम्न स्तर का उद्देश्य इसमें वो ज्ञान, और इस संज्ञानात्मक उद्देश्य में भी सबसे उच्च स्तर पर आता है मूल्यांकन। सबसे ज्यादा बल निश्चित रूप से बात है बीएस ब्लूम ज्ञान पर देते हैं, ज्ञान पर जोर हमेशा बीएस ब्लूम का ज्यादा रहा है। अब एक बात और बताना चाह रहा हूं, 1963 के लगभग, देखो कुछ किताबें 64 भी लिखेगी, कुछ 64, 1963 के बाद ही ये सिलसिला प्रारंभ हो गया था। हालांकि 1963 के बाद में 1969 तक आते आते सिम्पसन ने अपना वर्गीकरण दिया, 72 तक आते आते हैरो ने अपना वर्गीकरण दिया, वो भावात्मक। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 1963, 1964 ये वो सत्र रहा, ये वो साल रहा जब मिस्टर बीएस ब्लूम ने अपने सहयोगी क्रथवाल और मसीहा के साथ मिलकर, यानी यहां वहां पहले जो वर्गीकरण हुआ, देखो वर्गीकरण 1956 में भी बीएस ब्लूम का नाम इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन बीएस ब्लूम अकेले नहीं थे, वो तो एग्जामिनर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेज की जो कमेटी थी ना, उस कमेटी के हेड कह दो, और जो किताब विमोचित हुई उसके प्रमुख संपादक कह दो। इसलिए चर्चा में बीएस ब्लूम रहे, बाकी बीएस ब्लूम का अकेले का काम नहीं था, ये पूरी कमेटी का काम था। आपको ध्यान हो 1963-64 के अंदर डॉक्टर बीएस ब्लूम, डॉक्टर बीएस ब्लूम और इनके सहयोगी कौन थे? क्रथवाल, और इनके सहयोगी कौन है? मसीहा। बीएस ब्लूम, इनके सहयोगी क्रथवाल, और क्रथवाल के साथ में मसीहा। बीएस ब्लूम ने क्रथवाल और मसीहा के साथ में मिलकर एक दूसरी हैंडबुक निकाली, और उस हैंडबुक का नाम क्या था? उसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक सेकंड, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मतलब भावात्मक, ध्यान दीजिएगा। दूसरी जो हैंडबुक आई, उस हैंडबुक का नाम क्या है? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल मतलब अनुदेशनात्मक या शैक्षिक उद्देश्य। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक सेकंड, और ये हैंडबुक सेकंड किसके ऊपर थी? ये थी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव का मतलब भावात्मक, अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक डोमेन के ऊपर यह किताब लिखी गई। और इस किताब के अंदर मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम ने, क्रथवाल ने, मसीहा ने भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। कौन से उद्देश्यों का वर्गीकरण किया? इसमें भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। और भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो किया गया, यह भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण कहते हैं 5 भागों में विशेष रूप से किया गया। 5 भाग, ये 5 भाग कौन से है? आग्रहण, ध्यान दीजिएगा, 5 भागों में सबसे पहले आग्रहण। आग्रहण, आग्रहण मतलब स्वीकार करना, स्वीकृति। आगे मैं और ज्यादा डिटेल के अंदर इसको बताऊंगा। आग्रहण कह दो, स्वीकृति कह दो। आग्रहण या स्वीकृति सबसे पहले रहा, उसके बाद अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स, उसके बाद मूल्य निर्धारण मतलब अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, वैल्यूइंग, अनुमूल्यन,
ये रहा। अनुमूल्यन के बाद में व्यवस्थापन रहा और उसके बाद में चरित्रीकरण। ध्यान दीजिएगा, तो कुल मिलाकर यहां पर 5 चीजें भावात्मक उद्देश्य में विशेष रूप से हम देखते हैं। विशेष रूप से 5 चीजें देखते हैं: आग्रहण या स्वीकृति, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण। ये 5 भागों के अंदर भावात्मक उद्देश्यों को भी बीएस ब्लूम, क्रथवाल और मसीहा इन्होंने जो है वो विभाजित किया 1963 और 64 के अंदर लगभग, 63-64 के अंदर लगभग। आपको जानकारी हो 1963-64 के अंदर लगभग कह दो, 1964 कई किताबें लिखती है, कई 63 लिखती है, तो 1963-64 के अंदर इस प्रकार का प्रयास जो है वो किया गया। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, ब्लूम ने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में जो तीसरा भाग बताया था, तीसरा भाग है साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब, साइकोमोटर का मतलब है मनोप्रेरणात्मक, मनोप्रेरणा, या तो मनोप्रेरणा कह दो, मनोप्रेरणा, और या फिर क्रियात्मक कह दो। अब इस क्रियात्मक अनुदेशनात्मक उद्देश्य का जो वर्गीकरण हुआ, विद्यार्थियों फिर कह रहा हूं मैं आपको, कई विद्यार्थी इसके अंदर बड़ी गड़बड़ करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ मुझे ऐसा लगता है कि क्रियात्मक उद्देश्य पर ही हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य पर हम सबसे ज्यादा जो है वो गड़बड़ करते हैं। 1963-64 के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो भावात्मक डोमेन आए, लेकिन 1969 तक आते आते क्रियात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण भी हमारे को देखने को मिला। 1969 से लेके 1972 तक लगातार आपको जानकारी हो, कहते हैं कि 1969 के लगभग सिम्पसन ने और 1972 के लगभग हैरो ने अपने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए। विशेष रूप से सिम्पसन का और हैरो का वर्गीकरण ये बहुत महत्वपूर्ण यहां पर रहता है, सिम्पसन का वर्गीकरण और हैरो का वर्गीकरण। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इनके अंदर गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा और आपको सिंपल ये दिमाग के अंदर रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर सिम्पसन के वर्गीकरण की बात करूं, सिम्पसन के वर्गीकरण की बात अगर मैं यहां पर करूं, तो सिम्पसन के वर्गीकरण के अंदर क्रियात्मक वर्गीकरण में जब आप जाओगे तो सबसे पहले उदाहरण के तौर पर सिम्पसन के वर्गीकरण में पहले नंबर पर प्रत्यक्षीकरण की बात हुई। सबसे पहले सिम्पसन के वर्गीकरण में किसकी बात है, प्रत्यक्षीकरण की बात है। प्रत्यक्षीकरण के बाद दूसरे नंबर पर व्यवस्था या समुच्चय, सेट, व्यवस्था कह दो, समुच्चय कह दो, सेट कह दो, इसकी चर्चा हुई। तीसरे नंबर पर आपको जानकारी हो निर्देशात्मक अनुक्रिया, तीसरे नंबर पर किसकी चर्चा हुई, निर्देशात्मक अनुक्रिया की चर्चा हुई। तीसरे नंबर पर निर्देशात्मक अनुक्रिया की चर्चा हुई। निर्देशात्मक अनुक्रिया के बाद चौथे नंबर पर कार्य प्रणाली मतलब मैकेनिज्म, उसकी चर्चा हुई, कार्य प्रणाली। चौथे नंबर पर हम कार्य प्रणाली इसका उल्लेख करेंगे। कार्य प्रणाली के बाद में पांचवें नंबर पर जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, पांचवें नंबर पर हम जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया इसका उल्लेख करेंगे। देखो ये वर्गीकरण किसका है, ये वर्गीकरण सिम्पसन महोदय का। ये वर्गीकरण किसका है, ये वर्गीकरण सिम्पसन महोदय का है। उसके बाद में अनुकूलन, छठे नंबर पर आपको जानकारी हो अनुकूलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनुकूलन आ जाएगा। तो देखिए वर्गीकरण बहुत सारे हैं। वर्गीकरण के अंदर, क्रियात्मक वर्गीकरण के अंदर जब आप जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आपको जाना पड़ेगा। मनोक्रियात्मक वर्गीकरण के अंदर विशेष रूप से आपको दिमाग के अंदर रखना है कि मनोक्रियात्मक वर्गीकरण के अंदर आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से अपने को कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे प्रत्यक्षीकरण है, व्यवस्था या समुच्चय यानी सेट है, निर्देशात्मक अनुक्रिया है। निर्देशात्मक अनुक्रिया के बाद में अपने को दिमाग के अंदर यहां पर रखना है कार्य प्रणाली है, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया है, अनुकूलन है और सातवें नंबर पर उत्पत्ति कह सकते हैं, उत्पत्ति है। अब कई किताबें 6 लिखती है, कई किताबें 7 लिखती है। और एक वर्गीकरण यहां पर हैरो का भी दिमाग में रखना है। देखिए
थोड़ा सा हम इसके ऊपर और डिटेल में भी चलेंगे, लेकिन पहले वो चीजें जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आपको पता हो, हैरो ने भी वर्गीकरण किया मनोप्रेरणा या क्रियात्मक उद्देश्य का। मनोप्रेरणा या क्रियात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण हैरो ने भी किया। हैरो ने किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया, आपको जानकारी हो। हैरो का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले आता है सहज क्रियात्मक अंग संचालन। उसमें सबसे पहले क्या आता है, सहज क्रियात्मक अंग संचालन। आपको जानकारी हो, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, क्योंकि क्रियाओं की बात है ना। सहज क्रियात्मक अंग संचालन ये सबसे पहले आता है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान हो आधारभूत अंग संचालन। सहज क्रियात्मक अंग संचालन दूसरे नंबर पर आता है आधारभूत अंग संचालन। आधारभूत अंग संचालन। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है शारीरिक योग्यताएं। तीसरे नंबर पे क्या आता है, शारीरिक योग्यताएं। शारीरिक योग्यताएं, ये शारीरिक योग्यताएं आपको जानकारी हो, ये शारीरिक योग्यताएं तीसरे नंबर पे दी जाती है। चौथे नंबर पर देंगे प्रत्यक्षीकरण योग्यता। चौथे नंबर पर प्रत्यक्षीकरण योग्यता आपको जानकारी हो, चौथे नंबर पर प्रत्यक्षीकरण योग्यता। प्रत्यक्षीकरण योग्यता की बात सबसे पहले यहां पर हो जाएगी। और उसके बाद पांचवें नंबर पर अपन ले लेंगे कौशल युक्त अंग संचालन। पांचवें नंबर पर क्या ले लेंगे, कौशल युक्त अंग संचालन। कौशल युक्त अंग संचालन। देखो परीक्षा में सीधा वर्गीकरण पर ही पूछा जाता है, ज्यादा गहराई में आप भले ही जाइए, भले ही वैसे तो 8-10 घंटे की क्लास भी इसके लिए कम पड़ती है। छठे नंबर पर आता है सांकेतिक या सुसंबंध संप्रेषण। सांकेतिक या सुसंबंध संप्रेषण। सांकेतिक या सुसंबंध संप्रेषण। और सातवें आपको जानकारी हो, आमतौर पे तो वैसे 6 ही ज्यादातर जो है वो वर्गीकरण हमें मिलता है, तो ये 6 चीजें विशेष रूप से अपने को दिमाग के अंदर रखनी है और निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आपके दिमाग के अंदर ये बैठा हुआ होना चाहिए। तो क्रियात्मक उद्देश्य के अंदर आपने देखा कि मैंने 1969 में सिम्पसन और 1972 में हैरो का वर्गीकरण बताया। अब सिम्पसन ने जो वर्गीकरण किया उसमें प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था या समुच्चय, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्य प्रणाली, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। कुछ किताबों में आपको केवल 5 तक ही मिलेंगे, कुछ में छठा अनुकूलन भी जोड़ा है और कुछ में 7वां उत्पत्ति भी जोड़ा है। आपको क्रियात्मक उद्देश्य में कितने प्रकार है ये सवाल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्रियात्मक उद्देश्य पर 1969 से लगातार काम चला और बार बार परिवर्तन हुए हैं, इसलिए उस बारे में आप निश्चित रहे। हैरो ने जो वर्गीकरण किया उसमें सहज क्रियात्मक अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण योग्यता, कौशल युक्त अंग संचालन, सांकेतिक या सुसंबंध संप्रेषण की बात करी। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, क्रियात्मक उद्देश्य का एक तीसरा वर्गीकरण भी जो सामान्य वर्गीकरण है। क्रियात्मक उद्देश्य में 3 प्रकार के वर्गीकरण है और इसीलिए मैं कह रहा हूं क्रियात्मक उद्देश्य को तो आप गहराई में ले जाना ही नहीं है। क्रियात्मक उद्देश्य तो बेसिक तरीके से आप पढ़ लें। सामान्य वर्गीकरण जो क्रियात्मक उद्देश्य का आमतौर पर हमें मिलता है उसमें उत्तेजना है। सबसे पहले उत्तेजना, दूसरे नंबर पर कार्यवाही, उत्तेजना के बाद सेकंड नंबर पर कार्यवाही है, तीसरे नंबर पर उत्तेजना मतलब इंपल्सन कह दो, कार्रवाई मतलब मैनिपुलेशन कह दो, तीसरे नंबर पर नियंत्रण, तीसरे नंबर पे क्या है, नियंत्रण है, कंट्रोल है, चौथे नंबर पर सामंजस्य कह दो, समायोजन कह दो, एक ही बात है, अनुकूलन, समायोजन, सामंजस्य एक ही बात है, पांचवें नंबर पर स्वाभाविकरण, पांचवें नंबर पर स्वाभाविकरण, स्वाभाविकरण, और छठे नंबर पर हम लोग किसको लेंगे, छठे नंबर पर हम आदत या कौशल को ले लेंगे। छठे नंबर पर हम किसको ले लेंगे, आदत या कौशल, इसको हम छठे नंबर पर डाल देंगे। तो कुल मिला के आपको ये 6 चीजें जो है वो यहां पर दे रखी है। यहां पर कितनी चीजें दे रखी है, 6 चीजें दे रखी है। अब देखो मैंने जो कॉमन वर्गीकरण बताया उसमें समायोजन की बात की, सामंजस्य की बात की,
समायोजन सामंजस्य एक ही बात है। उसमें मैंने स्वाभाविकरण की बात की, उसमें आदत या कौशल की बात की। तो ये सारी चीजें अपने को दिमाग में रखना है। क्रियात्मक में 3 तरीके से वर्गीकरण मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। कितने तरीके से रखा है क्रियात्मक वर्गीकरण? 3 प्रकार से वर्गीकरण क्रियात्मक में मैंने आपके सामने यहां पर उस वर्गीकरण को रखा है। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, विशेष रूप से विद्यार्थियों ध्यान देना। कुछ बातें अब अपन गहराई में करने वाले हैं। अभी तो मैंने कॉमन एक वर्गीकरण आपको बता दिया, कॉमन वर्गीकरण मैंने बता दिया, और मुझे लगता है वर्गीकरण इसलिए जरूरी है परीक्षा के अंदर आपको। देखिए एक बात, ज्ञानात्मक के वर्गीकरण में आपको किसी किताब में कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। ज्ञानात्मक का वर्गीकरण तो आप अभी रट लीजिए, और परीक्षा में 99% आपको ज्यादा गहराई में ले जाए बिना सीधा पूछा जाएगा। बीएस ब्लूम और उसके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक वर्गीकरण, ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किया उसमें कितने भाग है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, निम्न से उच्च की तरफ जाते जाते। और सेकंड नंबर भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण 1963-64 के अंदर बीएस ब्लूम, कृथवाल और मसीहा ने किया। इसमें कितने भाग है? 5 है। आग्रहण या स्वीकृति, दूसरे नंबर पर अनुक्रिया, तीसरे नंबर पर अनुमूल्यन, चौथे नंबर पर व्यवस्थापन, 5वें नंबर पर चरित्रीकरण। मुझे लगता है इनके अंदर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुमूल्यन के बाद में एक चीज और बता दूं, कुछ किताबें या यूं कहूं कि भावात्मक उद्देश्य में ब्लूम का ही, मतलब धीरे धीरे और डेवलपमेंट भी हुआ। ऐसा नहीं कि उन्होंने 5 कह दिया तो 5 ही रहे, बाद में भी वो रिसर्च करते रहे। तो यहां पर कुछ किताबें एक चीज को और वो ऐड कर सकती है, वो कर सकती है संप्रत्यीकरण या विचारना या संप्रत्ययीकरण, कंसेप्चुअलाइजेशन को चौथे नंबर पर कुछ किताबें ऐड कर सकती है। तो 5 की जगह कितने प्रकार हो जाएंगे? 6। आमतौर पर भावात्मक में 5 है, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन। संप्रत्यीकरण को कई किताबें जो बाद का वर्गीकरण, मतलब और ज्यादा इन्होंने हायर रिसर्च की और उसके बाद का वर्गीकरण कुछ किताबें डालती है, तो संप्रत्यीकरण को ऐड कर देती है। अदरवाइज जो 1963-64 के वर्गीकरण को लिखते हैं तो आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण, बाद में एक चीज चौथे नंबर पर जो जुड़ी वो संप्रत्यीकरण, विचारना जुड़ गई। तो 5 की जगह कितने भाग हो गए? भावात्मक के 6 हो गए। बाकी क्रियात्मक में कई जगह 5 है, कई 6 है, कई 7 है। तो आपको क्रियात्मक में संख्या नहीं रटनी है। क्रियात्मक में 3 वर्गीकरण बताए, सिम्पसन का वर्गीकरण बताया, हैरो का वर्गीकरण बताया और सामान्य वर्गीकरण मैंने बताया। देखो मैं परीक्षा के लिहाज से बता रहा हूं, बाकी गहराई में जाऊंगा, एक एक बताऊंगा तो ब्लूम 10 दिन में भी पूरा नहीं होगा। और चूंकि हमारे रीड जैसे एग्जाम में डायरेक्टली ये टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर फिर भी हिडन टॉपिक के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि शिक्षा शास्त्र के जटिल टॉपिक्स में से ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम की वर्गीकी आती है। अब मैं वापस नए सिरे से आपको जानकारी हो, मिस्टर बीएस ब्लूम, जिन्होंने अब तक का वीडियो देखा है, अब थोड़ा डिटेल में चलने के लिए वापस इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम, जिन्होंने यह माना कि मानव व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, और मानव व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, और वो 3 पक्ष कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन 3 पक्षों के आधार पर अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कितने प्रकार के होने चाहिए? 3 प्रकार के होने चाहिए। लेकिन मिस्टर बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 के अंदर जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने इन तीनों जो प्रकार थे उसमें जिसका वर्गीकरण और आगे किया वो थे संज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। संज्ञानात्मक कहिए चाहे ज्ञानात्मक कहिए, संज्ञानात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक उद्देश्य, इनका वर्गीकरण उन्होंने और आगे जो है वो प्रस्तुत किया। और इस संज्ञानात्मक उद्देश्य कह दूं, ज्ञानात्मक उद्देश्य कह दूं, और या फिर इससे कहता हूं कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। अब इस कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 चीजों को रखा निम्न से उच्च के स्तर पर। निम्न से उच्च के स्तर पर कितने चीजों को रखा? 6 चीजों को रखा। आपको जानकारी हो, ये जो संज्ञानात्मक उद्देश्य है, इन संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर सबसे पहले किसको रखा? ज्ञान। सबसे निम्न स्तर पर किसको रखा? ज्ञान। इस ज्ञान पर, इस नॉलेज पर सबसे ज्यादा बल देते थे मिस्टर बीएस ब्लूम।
संज्ञानात्मक उद्देश्य में सबसे पहले सबसे निम्न स्तर पर रखा ज्ञान को। अब ज्ञान के अंदर क्या है, जैसे कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहे, उस टॉपिक की परिभाषा सीखना। कोई टॉपिक, जैसे उदाहरण के तौर पर विज्ञान पढ़ रहे, विज्ञान में अम्ल पढ़ रहे, तो अम्ल को पहचानना, पहचान करना, ये ज्ञान है। पहचानना मतलब ज्ञान करना, मापना, छांटना, प्रत्यास्मरण करना। ये जब चीजें आती है तो इन चीजों को ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो है वो रखा गया। यानी आपको जानकारियों परिभाषित करने की बात हो, या किसी चीज को ज्ञान करने की बात हो, किसी चीज को पहचानने की बात हो, किसी चीज का प्रत्यास्मरण मतलब पहले कभी पढ़ा और उसको रिकॉल करने की बात हो, ठीक है ना। कहीं पर इस प्रकार की चीजें जब आती है तो हम निश्चित रूप से ज्ञान के उद्देश्य के साथ में खड़े होते हैं। आपको जानकारी हो, कहीं प्रत्यास्मरण करना है, कहीं किसी चीज का जो है परिभाषित करना है, किसी चीज को किसी चीज की जानकारी करना है, तो यहां पर कौन सा उद्देश्य आता है, यहां पर ज्ञान का उद्देश्य आता है। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर ही दूसरी जो बात बीएस ब्लूम और उनके सहयोगियों ने करी, वो किसके ऊपर बात करी, वो उन्होंने करी अवबोध के ऊपर, बोध के ऊपर। बोध का मतलब है कॉम्प्रीहेंशन, सेकंड नंबर पे बोध। बोध का मतलब क्या है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग। आपको जानकारी हो, एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, बोध, समझ। और समझ, आदमी कोई टॉपिक किसी बच्चे को हमने पढ़ाया, वो समझा कि नहीं समझा, अगर समझा है तो वो उस टॉपिक की व्याख्या भी कर पाएगा। वो अगर किसी टॉपिक को समझ पाया है तो उससे जुड़े उदाहरण भी दे पाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बालक ने सजीव, विज्ञान का विद्यार्थी, उसने सजीव के संप्रत्य को समझ लिया है, तो फिर बता भी पाएगा कि कौन सजीव है कौन निर्जीव, मतलब उदाहरण भी दे पाएगा। सामने 5-6 चीजें दे दी और उसमें पूछा कि इनमें से सजीव कौन है, कब बता पाएगा, जब उसको सजीव की पहचान है कि जो श्वास ले सकता है, जिनके अंदर जीव है, जान है, वो सजीव है। तो ऐसी स्थिति में वो दिए हुए उदाहरणों में से चयन भी कर पाएगा। इसका मतलब उसने उस प्रकरण को बहुत अच्छे से क्या कर लिया है, समझ लिया है। आपने किसी बच्चे ने 4-5 लाइन का कोई संप्रत्यय समझ लिया और उसको सूत्र रूप में शॉर्ट में बता पा रहा है, मतलब उसका सूत्रीकरण कर पा रहा है, इसका मतलब भी उसे वो कंटेंट बहुत अच्छे से क्या हो गया है, समझ में आ गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अम्ल, क्षार, लवण बच्चे ने अच्छे ढंग से समझ लिया तो वो इनका वर्गीकरण भी कर पाएगा, तो वर्गीकरण की चीज भी इसके अंदर आ जाएगी। देखिए, आपको मेन तो अभी तक मैंने जो बताया ना वो याद हो जाए सबसे बढ़िया है, लेकिन कुछ चीजें और की ये शब्द भी इससे जुड़े हुए होते हैं। आपको एक एक शब्द याद नहीं करना है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ज्ञान बोध के बाद में प्रयोग, ज्ञान बोध के बाद में तीसरे नंबर पे क्या आता है, प्रयोग आता है। प्रयोग का मतलब एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि किसी चीज को यूटिलाइज करना, किसी चीज को क्या करना है, यूटिलाइज करना, उसको हम कहेंगे प्रयोग। आपको जानकारी हो, जब हम बोध की बात करते हैं, बोध के बाद में जब हम प्रयोग की बात करते हैं, तो प्रयोग का मतलब क्या है, प्रयोग का मतलब है कि विद्यार्थी ने जो चीजें पढ़ी है उन चीजों का वास्तव में क्या वो यूटिलाइजेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यूटिलाइजेशन विद्यार्थी से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये चीजें हमें किन किन शब्दों में पता चलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई चीज पढ़ ली, पढ़ने के आधार पर किसी दूसरी चीज का वो निर्माण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो चीज का प्रयोग कर रहा है। कोई चीज उसने पढ़ी और पढ़ी हुई चीज के आधार पर उसकी सत्यता की जांच कर रहा है, तो जांच करना यानी वो चीज का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। कोई चीज पढ़ी और पढ़ने के बाद में आपको जानकारी हो, पढ़ने के बाद में वो उस पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर कोई दूसरी चीज की खोज कर पा रहा है, तो ये खोज करना भी वो प्रयोग के अंदर, मतलब जो चीज उसने पढ़ी है उसका किसी दूसरी चीज को खोजने में वो उपयोग कर रहा है। जो चीज पढ़ी है उस चीज को वो दूसरों के सामने प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी
उस चीज का वो क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। जैसे मैंने बचपन में हिंदी पढ़ी, आज मैं हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, प्रदर्शन कर रहा हूं अपने इस भाषा के अंदर, इसका मतलब मैं उन चीजों का क्या कर रहा हूं, उन चीजों का मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, मैं उपयोग कर रहा हूं। उपयोग करना मतलब प्रयोग करना। आपको जानकारी हो, उपयोग करने की बात आती है, प्रयोग करने की बात आती है। ये कुछ शब्द है, लेकिन अपने को एक एक शब्द की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। और आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम के ऊपर शब्दों की पूरी सूची, क्योंकि सूची बहुत गहरी है, बहुत विस्तृत है। ज्ञान, बोध, प्रयोग। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है विश्लेषण। चौथे नंबर पे क्या आएगा, विश्लेषण आएगा। क्या आएगा, विश्लेषण। विश्लेषण की बात करते हैं। विश्लेषण का मतलब देखो, विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, और संश्लेषण का मतलब होता है उस चीज को व्यवस्थित रूप में लिखना। तो अगर मैं किसी दो चीजों के अंदर अंतर कर पा रहा हूं, देखो अपन सामान्य रूप से जब 4 प्रकार के उद्देश्य लिखते हैं ना, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग और कौशल, तब तो अपन इस अंतर करने को, तुलना करने को अवबोध में डाल देते हैं। लेकिन ब्लूम के वर्गीकरण में चूंकि विश्लेषण भी है, तो अंतर कर पा रहे, इसका मतलब हम उसका क्या कर पा रहे, विश्लेषण कर पा रहे। अंतर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका किसी दी हुई चीज को, समस्या को उसके तथ्यों में तोड़ रहे हैं। इसका मतलब समस्या को दिए गए समस्या को उसके छोटे छोटे तथ्यों में तोड़ना, यह भी अपने आप में विश्लेषण है। आपको जानकारी हो, हम किसी एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ रहे हैं, संबंधित कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस समस्या का क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। उस समस्या का हम क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। हम किसी तथ्य को हमने पढ़ा और पढ़े गए जानकारी के आधार पर उस चीज की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब भी हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसे चीजें विश्लेषण में आएगी। हालांकि मैं बता दूं, आपको ये शब्द नहीं पूछे जाएंगे, आपको केवल संज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण परीक्षा में इतना कि भाई वो किन किन भागों में किया है, वो जरूर अपने को दिमाग के अंदर रखना है। 5वें नंबर पर विद्यार्थियों आता है संश्लेषण। 5वें नंबर पर आता है संश्लेषण। संश्लेषण की बात अगर मैं करता हूं तो सिंपल सी बात, संश्लेषण के अंदर अपने को क्या दिमाग में रखना है, संश्लेषण के अंदर अपने को दिमाग के अंदर रखना है कि उदाहरण के तौर पर व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, जो हमने चीजें पढ़ी है उसको व्यवस्थित रूप में हम लिख पा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, संश्लेषण कर पा रहे हैं। जो कथन हमने पढ़ा है उसको व्यवस्थित कर पा रहे, सिद्ध करना, इसका मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं, उस पूरे तथ्यों का, पूरी समस्या के सॉल्यूशन का संश्लेषण कर रहे हैं। हम पढ़े हुए कंटेंट का निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं और उसका सारांश दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़े गए कंटेंट का संश्लेषण कर रहे हैं, सारांश दे पा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम संश्लेषण कर पा रहे हैं। हम पढ़े गए कंटेंट को, बहुत सारे कंटेंट हमने पढ़े, उनको आपस में जोड़कर और व्यवस्थित कर पा रहे हैं, समन्वय कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम संश्लेषण कर पा रहे हैं। और 6ठे नंबर पर आता है मूल्यांकन। 6ठे नंबर पर क्या आता है, मूल्यांकन। और मूल्यांकन का मतलब है कि हमने जो पढ़ा वो वास्तव में कितना सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, याद है नहीं है। तो मूल्यांकन वास्तव में किसकी प्रक्रिया है, मूल्यांकन निर्णय करने की प्रक्रिया है। और इसलिए मैं कहूंगा कि निर्णय की प्रक्रिया मूल्यांकन है। तो अपने को दिमाग में रखना है, मूल्यांकन के अंदर विशेष रूप से क्या करना है, मूल्यांकन के अंदर निर्णय देना है कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, ये मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के अंदर निर्णय है। देखो सारांश ये संश्लेषण में भी है क्योंकि व्यवस्थित लिख पा रहे हैं, मूल्यांकन में भी जो पढ़ा है उसके आधार पे हम सारांश दे पा रहे हैं। सारांश और निष्कर्ष ये आपके संश्लेषण में भी आएंगे, ये आपके मूल्यांकन के अंदर भी आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान हो, मूल्यांकन के अंदर हमने जो पढ़ा उस पढ़े हुए कंटेंट की जांच कर रहे हैं कि जो चीज हमने पढ़ी वो सही पढ़ी या नहीं पढ़ी। क्योंकि देखो संश्लेषण, विश्लेषण मतलब समस्या को तह तक तोड़कर, और फिर संश्लेषण जो हमने निष्कर्ष निकाले उसको व्यवस्थित लिखा, और लिखेंगे तभी क्या होगा, मूल्यांकन होगा, वेरीफाइड होगा, जांच होगी, निष्कर्ष निकलेंगे, निर्णय आएंगे, ये सारी चीजें आती है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि इसमें आया तो वो शब्द इसमें नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर अपने को परीक्षा, और परीक्षा में बता दूं आपको अलग अलग शब्द नहीं आएंगे, हालांकि एक लिस्ट
मैं आप कहेंगे तो डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इतना दिमाग में बिठा लो कि हमारे को ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण इसी रूप में करना है। और परीक्षा में ब्लूम की वर्गीकी जब भी आएगी तो ये पूछेंगे 1956 में बीएस ब्लूम और उनके सहयोगियों ने कौन से अनुदेशनात्मक, देखो अनुदेशनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण तो 3 भागों में, लेकिन उन्होंने कौन से अनुदेशनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण और आगे किया तो 1956 में किया था कॉग्निटिव डोमेन का। सबसे ज्यादा ध्यान ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्य पर ही दिया। और संज्ञानात्मक उद्देश्य में कितने भाग? 6। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये चीज अपने दिमाग में बिठानी है। देखो मैं एक एक शब्द पर भी आपको 1 घंटा समझा सकता हूं, लेकिन इतना बताऊंगा ना आपको, ध्यान हो, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये बीएस ब्लूम के वर्गीकरण के अंदर संज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण विशेष रूप से अपने को दिमाग के अंदर रखना है। और मुझे लगता है ये चीज आप याद कर लेते हो तो आपको इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मुझे जो है वो कि बीएस ब्लूम के वर्गीकरण, बहुत सारे बच्चे डरते हैं। अरे ब्लूम के वर्गीकरण में एक सवाल आना है और वो सवाल फिक्स है कि संज्ञानात्मक, पहले तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण ब्लूम ने किया, फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण कितने भागों में? 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक या मनोप्रेरणात्मक। अगर मनोप्रेरणा और क्रियात्मक दोनों आए तो अब अंग्रेजी का शब्द देख लो, साइकोमोटर। साइकोमोटर जिसके साथ इंग्लिश में लिखा हुआ हो वो आपका आंसर है, ठीक है। और अब एक बात आपको बता दूं कि भावात्मक उद्देश्य भी मैं आपको बता रहा हूं। क्रियात्मक में तो 3 प्रकार के वर्गीकरण बताए, तो आपको ज्यादा गहराई में जाना ही नहीं है। आप तो क्रियात्मक के तीनों वर्गीकरण रट लो बस, और कुछ नहीं करना है। क्यों इतना टाइम खराब करते हैं? हम एक एक शब्द के ऊपर गहराई में जा रहे हैं कि क्योंकि और एक तो हमारी परीक्षा में रीट के एग्जाम में तो डायरेक्टली टॉपिक भी लिखा हुआ नहीं है। जब टॉपिक ही डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है और फिर भी हम लोग बहुत ज्यादा गहराई के अंदर जाते हैं तो ये बड़ी विडंबना की बात है। देखिए आमतौर पर जब मैं ज्ञान की बात करता हूं तो ज्ञान के अंदर मैंने आपको बताया विभिन्न प्रकार का ज्ञान मतलब परंपराओं का ज्ञान, प्रवृत्तियों का ज्ञान, कसौटियों का ज्ञान, श्रेणियों का ज्ञान शब्द आया मतलब ज्ञान, ठीक है। अवबोध के अंदर लिखते हैं, अवबोध क्या है? समझ है, एक प्रकार की समझ है। इसका मतलब समझेंगे कब? जब व्याख्या कर पाएंगे, जब तुलना कर पाएंगे, जब किसी चीज का अर्थ ग्रहण कर पाएंगे, किसी चीज का अर्थ बता पाएंगे। अनुप्रयोग मतलब नियम, प्रणाली, सिद्धांतों का किसी परिस्थिति में क्या कर पाएंगे? उपयोग कर पाएंगे। उपयोग करने के बाद में फिर विश्लेषण का मतलब है समस्या को उसके अलग अलग छोटे छोटे तथ्यों में क्या करना है? तोड़ना है। समस्या को उसके छोटे छोटे तथ्यों में जोड़ना है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण मतलब पाठ्य वस्तु को हम छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ते हैं ना, वैसे ही विश्लेषण। और संश्लेषण का मतलब हमने समस्या का विश्लेषण करके उसके तत्वों को जो तोड़ा है वापस उन तत्वों को एकत्रित करके और व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो संश्लेषण हो जाता है। और मूल्यांकन का मतलब तो आपको पता ही है कि भाई जो हमने पढ़ा वो हमें याद है कि नहीं है, ये जांच कैसे होगी? ये जांच तो सीधी सी बात है, मूल्यांकन सही होगी। अब आपको जानकारी हो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम भावात्मक उद्देश्य की भी बात करते हैं। भावात्मक उद्देश्य की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। भावात्मक उद्देश्य के अंदर भी मिस्टर बीएस ब्लूम जो है वो जुड़े रहे। मिस्टर बीएस ब्लूम ने, मिस्टर क्रथवाल ने और मिस्टर मसीहा ने। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक जानकारी देना चाहूंगा कि 2001 के अंदर बीएस ब्लूम और उनके सहयोगियों का जो वर्गीकरण था उस वर्गीकरण का रिवाइज्ड वर्गीकरण आया। कब आया रिवाइज्ड वर्गीकरण? रिवाइज्ड वर्गीकरण आया 2001 के अंदर। रिवाइज्ड वर्गीकरण कब आया? 2001 के अंदर। ध्यान देना, उस रिवाइज्ड वर्गीकरण जो 2001 के अंदर आया, आपको जानकारी हो 2001 के अंदर जो रिवाइज्ड वर्गीकरण आया, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो संज्ञानात्मक उद्देश्य थे उस संज्ञानात्मक उद्देश्य का रिवाइज्ड वर्गीकरण मिस्टर एंडरसन, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर एंडरसन और मिस्टर क्रथवाल ने ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण का संशोधित रूप 2001 में प्रस्तुत किया। 2001 में ब्लूम के जो संज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण था जिसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इस वर्गीकरण का संशोधित रूप ये
प्रस्तुत किया गया। और ये संशोधित रूप प्रस्तुत किसने किया था? ये एंडरसन ने, एंडरसन और क्रथवाल, ध्यान दीजिएगा, एंडरसन और क्रथवाल ने ये संशोधित रूप प्रस्तुत किया था। और इस संशोधित रूप जो प्रस्तुत किया गया इसको कहते हैं रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। और इस रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी जो 2001 में आया, इसमें संज्ञानात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में अपन कौन से भाग लेंगे? इसमें सबसे पहले लेंगे स्मरण, स्मरण के बाद में समझना, समझने के बाद में लागू करना, फिर विश्लेषण। ध्यान देना, सबसे पहले स्मरण, इसमें कौन से 6 भाग लेंगे आपको जानकारी हो। स्मरण, स्मरण के बाद में समझना, समझने के बाद में लागू करना, लागू करना मतलब अप्लाई, लागू करने के बाद में विश्लेषण करना, विश्लेषण। आपको जानकारी हो, स्मरण है, समझना है, समझने के बाद में स्मरण, समझना, लागू करना, फिर विश्लेषण, विश्लेषण के बाद में मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद में सृजन मतलब रचना, सृजन या रचना, मूल्यांकन के बाद में रचना या सृजन। ये भाग जो है वो बताए रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर। ये भाग किसमें बताए? ये भाग रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर बताए। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना, इस रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर ये कहा गया कि सबसे पहले आता है स्मरण, कि आपने जो जानकारी ली है उस जानकारी को अपने दिमाग में बिठाओ, या दिमाग में बिठाई हुई चीज है उसको वापस बाहर लाओ। एक होता है स्मृति धारण और एक होता है स्मृति अभिलेखन। मतलब स्मृति एक तो दिमाग में है, अभिलेख के रूप में दिमाग में पड़ी है, टाइम आने पर आप उसको रिकॉल करो, और या फिर जो नई चीज सीख रहे हो उसको आप याद करो, दिमाग में बिठाओ। तो ये चीज होती है स्मरण। स्मरण के बाद में दूसरी चीज होती है समझना। आपने याद कर लिया, याद करने के बाद में भविष्य में वो ज्ञान कब उपयोग आएगा, कैसे उपयोग आएगा, कहां उपयोग आएगा, ये कब पता चलेगा? जब आपने ज्ञान को अच्छी तरीके से समझ रखा है। और ज्ञान को समझ रखा है तो समझने के बाद देखो, पहले अपन थे ज्ञान फिर बोध, बोध की जगह यहां पे समझना लिखा, बात तो वही है। स्मरण के बाद में ज्ञान की जगह स्मरण है, बोध की जगह यहां पे समझना है। फिर अपन वहां प्रयोग कहते थे, यहां का है लागू करना। चीज तो वही की वही है, प्रयोग, चीज तो वही की वही आ रही है, प्रयोग, प्रयोग यानी लागू करना। जो चीज आपने पढ़ी है उस ज्ञान को उपयोग कैसे करना है। चौथे नंबर पर पहले भी विश्लेषण करते थे, अब भी विश्लेषण है, लेकिन रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में यह कहा कि आप विश्लेषण करते हो, मतलब समस्या जो आपके सामने है आपने उसको अच्छे से समझ लिया, आपको यह भी पता है कि उसको कब उपयोग करना है। उसको उपयोग करने के बाद में आप उसको छोटे छोटे भागों में तोड़े, मतलब उसका विश्लेषण करें, और विश्लेषण करने के बाद में आप मूल्यांकन करें कि आपको उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। और उसके बाद में आप अपनी दिमाग के अंदर ही एक विचार, मतलब मूल्यांकन हो गया कि आपको याद है, अब आप दिमाग में फिट कर ले। अपन परीक्षा में जैसे उदाहरण के तौर पर सुबह से अपन घर पर रीट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त अपन क्या करते हैं, पुराना जो याद है उसको रिकॉल करते हैं, मतलब स्मरण। याद करते करते अपन उसको समझते हैं, यानी समझना। समझने के बाद में हम उसे लागू करते हैं कि भाई इसको हम कैसे, सवाल आएगा तो इसको कैसे करेंगे। फिर उसको और विश्लेषण करते हैं कि इसको अगर इस ढंग से पूछा तो कैसे करेंगे। फिर दिमाग में फिट होता है कि हाँ अब मेरे को पूछा तो मेरा सवाल गलत नहीं होगा, अपना मूल्यांकन कर लिया कि अब मुझे याद है, और अब दिमाग में एक विचार बिठा लिया, रचना कर ली एक विचार की कि परीक्षा में आएगा तो ये याद रखना और ऐसे करके आऊंगा, ये रचना, क्रिएटिंग। तो कहने का मतलब स्मरण, समझना, लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन और रचना, ये 6 भाग रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर 2001 के अंदर बताए गए। मैं समझता हूं, मुझे भी पता है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होगी इसको रटने में, और अगर समय थोड़ा ज्यादा होता तो देखो 5-7 क्लासें लगती है पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी। एक क्लास में खाली ज्ञानात्मक पूरा नहीं होता, और मैं एक वीडियो में आपको पूरा करवा रहा हूं क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन ब्लूम टैक्सोनॉमी का। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा समय आप इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर खराब करें, 10 वीडियो की जरूरत नहीं है। तो आपको एक वीडियो के अंदर ही सार गर्भित सामग्री
इस ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो है वो पता चल जाए, ये मेरा उद्देश्य है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आपको जानकारी हो, दूसरी चीज आती है भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। दूसरी चीज क्या आती है? भावात्मक पक्ष। देखो क्रियात्मक में तो बहुत ज्यादा गहराई में जाना ही नहीं है, सिर्फ वर्गीकरण ही याद कर लो। भावात्मक उद्देश्य की बात करते हैं, अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन जो है ना, भावात्मक उद्देश्य, इसको ब्लूम ने, आपको जानकारी हो, जब भावात्मक उद्देश्य मैंने आपको बताए थे, तो भावात्मक उद्देश्य के अंदर मैंने यहां पर लिखा भी था कि 1963-64 के अंदर ब्लूम, कृथवाल और मसीहा की एक पुस्तक आई थी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक सेकंड, अफेक्टिव डोमेन। तो ब्लूम, कृथवाल और मसीहा, आपको जानकारी हो, ब्लूम ने, कृथवाल ने और मसीहा ने, इन्होंने भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और इन्होंने जो भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इस भावात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले क्या था? आग्रहण। आग्रहण मतलब रिसीविंग। सबसे पहले क्या है? आग्रहण। आग्रहण कह दो, स्वीकार करना कह दो, ग्रहण करना कह दो, अंग्रेजी के अंदर इसको रिसीविंग कह दो। रिसीविंग एक ही बात है। आपको जानकारी हो, कोई भी चीज भावात्मक उद्देश्य की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम देखो सीखते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम कोई चीज सीखते हैं तो क्या हम मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है? हमारे संवेग किस प्रकार के, हमारी भावनाएं किस प्रकार की है, हम होशो हवास में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये चीजें भी तो मायने रखती है। आज पढ़ते तो लाखों विद्यार्थी है, किताबें सबके पास होती है, लेकिन सबका पढ़ने का भाव एक जैसा नहीं होता। तो ग्रहण करना या रिसीविंग, कोई भी उद्दीपक की उपस्थिति के अंदर, किसी भी उद्दीपक की उपस्थिति के अंदर, आपको जानकारी हो, किसी भी उद्दीपक की उपस्थिति के अंदर एक विद्यार्थी की संवेदनशीलता कितनी है, संवेदनशीलता कितनी है, मतलब वो ग्रहण करने के लिए तैयार है, वो संवेदनशील है कि नहीं है। जैसे मैंने बीएस ब्लूम का वर्गीकरण शुरू किया, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को चालू तो कर दिया, लेकिन 1 मिनट बाद ही वीडियो को बंद कर दिया कि यार जटिल टॉपिक है, छोड़ो, धूड़ बाड़ो, ये ना अपना पढ़ना ही को नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे थे जो संवेदनशील है कि नहीं, मेरे को तो पढ़ना ही है, मैं आगे पढ़ूंगा, अभी समझ में नहीं आ रहा, आगे आएगा। तो किसी उद्दीपक की उपस्थिति में बच्चा संवेदनशील कितना है, इस यानी वो ग्रहण करने की उसकी क्षमता है कि नहीं है। इस आग्रहण या स्वीकार करना या रिसीविंग, इसके अंदर 3 बातें विशेष रूप से हम करते हैं। जैसे चेतना, बच्चा पढ़ते समय मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है, ग्रहण करने की उसकी इच्छा शक्ति है कि नहीं है, विल पावर है कि नहीं है, ग्रहण करने की उसकी इच्छा, मतलब कोई चीज पढ़नी है मुझे, याद करनी है मुझे, ये इच्छा है या नहीं है, ये इच्छा है कि नहीं है, ये चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण यहां पर विशेष रूप से अपने दिमाग के अंदर रखनी है। तो एक तो चेतना होनी चाहिए, एक आपको जानकारी हो, मैं बताना चाह रहा हूं, विशेष रूप से चेतना है, इसके अलावा ग्रहण करने के लिए इच्छा शक्ति है, और कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित व्यक्ति का व्यवहार है कि नहीं है। अपने को दिमाग के अंदर रखना है कि वो बच्चा जो है चयनित अवधान दे सकता है, चयनित या नियंत्रित अवधान, मतलब किसी चीज के ऊपर सेलेक्टिव कि मुझे ये चीज के ऊपर ध्यान देना है, या अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो चेतना, एक विलिंगनेस टू रिसीव मतलब ग्रहण करने की इच्छा शक्ति, और एक किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि उस बच्चे का ध्यान उस चीज को जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जैसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी अभी पढ़ा रहा हूं, तो क्या आपका पूरा ध्यान इस वीडियो लेक्चर पर है या नहीं। अगर आपका ध्यान है, अगर आप में ग्रहण करने की इच्छा शक्ति है, अगर आप जागृत है, अगर आप पूरा दिमाग पूरा आपका टॉपिक के ऊपर है, तो आपका सेकंड जो भावात्मक पक्ष में इस अफेक्टिव डोमेन में पक्ष आता है, वो आता अनुक्रिया, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्डिंग। भावात्मक पक्ष का दूसरा स्तर है जो अनुक्रिया आप कर रहे हैं, अनुक्रिया देखो वहां तो था कि सीखने की इच्छा है, ग्रहण करने की इच्छा है, ध्यान देने की इच्छा है, ध्यान देते नहीं देते। यहां यह है कि आप जो चीज सीख रहे हैं,
जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है क्या उसके प्रति अनुक्रिया करने के लिए आप तैयार है, सहमत है, अनुक्रिया करना चाहते हैं? मतलब उस जैसे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन टीचर ने सवाल पूछा, सवाल के प्रति अनुक्रिया की भी इच्छा है कि नहीं है? और टीचर ने जो बताया उसके प्रति संतोष या असंतोष, वो भाव आपके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखो सेटिस्फैक्शन आ रहा है या अनसेटिस्फैक्शन आ रहा है, कुछ न कुछ तो आएगा ना। असंतोष या संतोष के भाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? टीचर पढ़ा रहा है, संतोष है तो आप आराम से सुनेंगे, असंतोष से आप सवाल पूछेंगे। देखो सवाल भी कब पूछेंगे? जब आग्रहण के स्तर पर आप आ चुके हैं। पहले तो यह तय करोगे कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मैं जागृत हूं कि नहीं हूं, मेरा ध्यान क्लास में है कि नहीं है, वो तो है ग्रहण करना। दूसरा है कि अब टीचर पढ़ा रहा है और मेरा ध्यान तो है क्लास में, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है वो चीज मुझे समझ में नहीं आई, मैं हाथ खड़ा करूंगा, सवाल पूछूंगा, यानी मुझे टीचर की पढ़ाई के कंटेंट में असंतोष हो रहा है, तब सवाल पूछूंगा। टीचर ने जो पढ़ाया, जो सवाल पूछा और या जो पढ़ा रहे उसमें उसके बीच में मेरा कोई सवाल जानने की इच्छा आ गई तो मैं सवाल पूछूंगा। और अनुक्रिया के बाद में तीसरी चीज आती है मूल्य निर्धारण, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। वैल्यूइंग आपको जानकारी हो, जब मैं वैल्यूइंग की बात करता हूं तो एक विशेष रूप से बात अनुमूल्यन के ऊपर मैं बताना चाहूंगा। अनुमूल्यन का मतलब है कि टीचर ने जो भी पढ़ाया, जो भी चीजें विशिष्ट प्रकार के मूल्य आप में डेवलप किए, टीचर ने जो पढ़ाया उसके प्रति आपको विश्वास है, आप उसको प्राथमिकता देते हैं, आप में निष्ठा है, आपको जानकारी हो। अनुमूल्यन का मतलब है मूल्यों के प्रति आस्था, यानी आपको जो चीज सिखाई गई उस सीखे हुए ज्ञान के प्रति आप आस्था रखते हैं कि नहीं रखते हैं। क्योंकि आस्था नहीं रखेंगे तो टीचर ने कितना भी बढ़िया पढ़ाया आपको लगेगा टीचर क्या बता, गलत तो नहीं है। तो यह भाव भी होता है कि अनुमूल्यन यानी वैल्यूइंग का भाव भी होता है। वैल्यूइंग के भाव के बाद आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि या तो आप सीधा व्यवस्थापन ले सकते हो और व्यवस्थापन नहीं ले तो एक चीज जो बाद में इसमें ऐड की गई वो थी संप्रतिकरण, मतलब कंसेप्चुअलाइजेशन, मतलब विचारणा। आप क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के मूल्य, क्योंकि आपको जो चीजें सिखाई, कभी क्या सिखाया, कभी क्या सिखाया, उससे आपके अंदर अलग अलग प्रकार के भाव डेवलप हुए। तो आप बचपन से लेकर और आज दिन तक पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के भाव आए, अलग अलग प्रकार के मूल्य आप में डेवलप हुए। लेकिन आज किसी टीचर ने क्या बताया, कल कोई टीचर क्या बताएगा, लेकिन आप क्या करोगे, उन मूल्यों के प्रति धीरे धीरे अपने दिमाग में सेटल करोगे कि मुझे किस प्रकार के संप्रत्य को रखना है। मुझे जैसे बीएस ब्लूम मैंने भी पढ़ाया, बीएस ब्लूम कहीं और से भी आपने पढ़ा, बीएस ब्लूम आपने 5-6 जगह से पढ़ा, तो 5-6 जगह से पढ़ा तो आप अलग अलग जगह आपने अपने कंसेप्ट बिठाए और जहां जहां कंटेंट के प्रति आपकी आस्था थी वो चीजें आपको याद तो हो गई, लेकिन अलग अलग जगह जहां जहां आपको आस्था है वहां चीजों को आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद में आपने एक विचार अपने दिमाग में बिठाया। देखो मैं केवल जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूं, मैं भाव की बात कर रहा हूं कि जहां जहां आस्था है ना, क्योंकि देखो आपने 10 वीडियो देखे, 10 में से 5-6 जगह ऐसी है जहां आपकी निष्ठा नहीं कि भाई ये चीज तो मेरे समझ में ही नहीं पड़ती, तो वो बोले कितना ही बढ़िया बताया, आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। 3-4-5 जगह जहां आपकी निष्ठा है वहां अगर थोड़ा टफ लेवल से भी बताया ना तो भी आप उस वीडियो को देखेंगे ध्यान से, क्योंकि आपको भरोसा है कि यहां मुझे कुछ न कुछ फायदा होगा। अब जहां जहां आपने 5-6 जगह पढ़ा जहां मूल्यों के प्रति आस्था, उसमें भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिले कि यहां ये बताया, यहां ये बताया, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने दिमाग में उन सबको एक करके और संप्रत्य स्पष्ट करेंगे कि भाई मुझे यहां की ये चीज दिमाग में रखनी है और यहां की ये चीज दिमाग में रखनी है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप निश्चित मूल्यों को व्यवस्थित करके अपने दिमाग में रख देंगे। व्यवस्थापन का भाव आ जाएगा और व्यवस्थापन का बाद जो चीज आपके दिमाग में सेट है वो अब आपके स्थायी चरित्र का हिस्सा बन जाएगी, वो आपके व्यवहार में आ जाएगी, वो आपके माइंड सेट में आ जाएगी, यानी चरित्रीकरण हो जाएगा। जो भी मूल्य ग्रहण किए वो आपके चरित्र का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। तो ये विशेष रूप से अपने को दिमाग के अंदर रखना है, विशेष रूप से अपने को दिमाग के अंदर ये रखना है। क्रियात्मक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो क्रियात्मक पक्ष में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। क्रियात्मक पक्ष में केवल इतना दिमाग में रख लो कि सिम्पसन के वर्गीकरण में प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, अनुकूलन और उत्पत्ति। हैरो के वर्गीकरण में
सहज क्रियात्मक अंक संचालन, आधारभूत अंक संचालन, शारीरिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण योग्यता, कौशल युक्त अंक संचालन, सांकेतिक या सुसंबंध संप्रेषण और क्रियात्मक के अंदर एक सामान्य वर्गीकरण के रूप में अपने को यह भी दिमाग में रखना है कि उत्तेजना, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत या कौशल। और कुछ और किताबें पढ़ेंगे तो आपको क्रियात्मक में और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो क्रियात्मक का वर्गीकरण तो जितना पढ़ो उतना ही कम में। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा, देखो बीएस ब्लूम को अगर मैं खींचना चाहूं तो बहुत ज्यादा खींच सकता हूं, ठीक है ना। अगर आपके सिलेबस में ब्लूम लिखा हुआ होता, मैं कम से कम 8-10 क्लास बीएस ब्लूम की लेता। जैसे सेकंड ग्रेड सामाजिक का जब ब्लूम करवाता हूं तो 4-5-7 क्लासें लगती है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक एक एक चीज चलाते हैं। लेकिन आपको उतना ही बताया जितना आपको याद रखना है रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, जितना बताया है उतना आप दिमाग के अंदर बिठा लें। और याद तो आपको करना है, अलग अलग वीडियो लेक्चर भी देखेंगे, कोई बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ेगा, कोई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप इतना याद कर लो। बीएस ब्लूम का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में ब्लूम ने खुद ने सबसे पहले किस पे जोर दिया? संज्ञानात्मक पर। संज्ञानात्मक के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। उसके बाद में फिर ब्लूम, कृथवाल, मरिया, मसीहा, इन्होंने किसका किया? भावात्मक का किया। क्रियात्मक के वर्गीकरण में ब्लूम कहीं शामिल नहीं है, ज्ञानात्मक और भावात्मक में ब्लूम शामिल है, लेकिन ब्लूम ने जोर किस पे दिया? संज्ञानात्मक पर दिया। और भावात्मक के वर्गीकरण के अंदर सिंपल सी बात अपने को भावात्मक के वर्गीकरण में क्या दिमाग में रखनी है? भावात्मक के वर्गीकरण के अंदर अपने दिमाग में रख ले आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रतिकरण, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। ठीक है। संख्या कुछ किताबें जो संप्रतिकरण को काउंट नहीं करेगी वो 5 लिखेगी, जो संप्रतिकरण को काउंट करेगी वो 6 लिखेगी। क्रियात्मक में कितने प्रकार? क्रियात्मक में कोई प्रकार याद नहीं करने, कुछ किताबें 5 लिखती है, कुछ 6 लिखती है, कुछ 7 लिखती है। सिम्पसन का भी बता दिया, हैरो का भी बता दिया, सामान्य वर्गीकरण भी बता दिया। इसके अलावा और भी अलग अलग विद्वान है, जैसे मिस्टर दवे का एक वर्गीकरण आता है, वो भी अलग है। तो ऐसे इतना ज्यादा गहराई में जाना भी नहीं है, आप तो केवल इस वर्गीकरण में पॉइंट याद कर लो ना, तो भी रीट की परीक्षा में आपका सवाल गलत नहीं होगा। जो भी जिस तरीके से भी पूछा जाएगा, एक बार तो ब्लूम पे सीधा ही सवाल आया कि कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के अंदर जो शामिल नहीं है, बस इतना सवाल। आप इतना हजार सारे शब्द पढ़ते हो, आता कितना है? बहुत सिंपल सवाल आता है, ठीक है ना। कुछ प्रकरण की प्रकृति ऐसी होती है, और अगर हमारे सिलेबस में ब्लूम स्पष्ट लिखा होता टॉपिक तो हम उस हिसाब से पढ़ते। तो इतना ब्लूम की वर्गीकी में मुझे लगता है आपके लिए काफी है। धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।